नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, अंकित भाटी सर जो कि रोजगार विद अंकित के दोस्तों फाउंडर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए यानी कि यूपी पुलिस वालों के लिए 20 मॉडल पेपर निकाले हुए थे प्रैक्टिस के रूप में। तो उन्हीं 20 मॉडल पेपर में से हम लोगों ने 3 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए मैथ के सेशन और जीके जीएस के सेशन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आप लोग उनको कवर कीजिए और आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 4 का जीके जीएस जो कि 38 नंबर से लेकर के 75 नंबर तक रिलेटेड है, हम लोग इसमें कवर कराएंगे, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इस पूरी क्लास को अच्छे से कवर कीजिए और इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मतलब किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और किसी आयोग के हेड भी रह चुके हैं, ऐसे कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र सच्चर, ऑप्शन बी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन सी बिंदेश्वर पाठक या ऑप्शन डी दौलत सिंह कोठारी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बिहार राज्य के 7वें सीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। कौन से? 7वें नंबर के सीएम के रूप में ये बिहार राज्य के काम कर चुके हैं। 1968 ईस्वी में ये बने थे बिहार के सीएम। उसके बाद दोस्तों जो हमारा मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, कौन थे? हमारे पीएम मोरारजी देसाई थे। तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसमें दोस्तों इनको हेड बनाया गया था बिंदेश्वरी प्रसाद को। उसको बीपी मंडल आयोग भी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने सबने सुना होगा बीपी मंडल आयोग का मामला। ये दोस्तों किससे? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। मोरारजी देसाई के शासनकाल में दोस्तों इनको बनाया गया था, ठीक है। ये भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में, तो मोरारजी शासनकाल में। और बीपी मंडल आयोग की मतलब इनको हेड भी बनाया गया और इस आयोग का नाम भी रख दिया गया बीपी मंडल आयोग, ठीक है। और बिहार के 7वें सीएम के रूप में तो ये रहे ही हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 544 है, 543 है, 542 है या 541 है। ये तो सबको पता होना चाहिए, 543। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 543। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं, ठीक है। और लोकसभा के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, सरला। सरला सरला से क्या हो जाता है? सा से हो जाएगा संसद, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 79 से रिलेटेड है। उसके बाद रा से हो जाएगा राज्यसभा, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 80 से रिलेटेड है। उसके बाद ला यानी कि लोकसभा, ये आर्टिकल नंबर 81 से रिलेटेड है। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्या दोस्तों? 38 तो हम लोगों ने कर दिया, फिर से वही रिपीट हो गया लगता है। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 39 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक मतलब पेज दोबारा लग गया था, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि माउंट बेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष वही थे जिनके नाम पर वो सीमा बनी है, यानी कि सीमा सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रेड मतलब आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या था? उसका नाम था रेडक्लिफ सीमा रेखा, ठीक है। तो यही जो सीमा रेखा है, यही दोस्तों इसके हेड भी थे। रेडक्लिफ सीमा रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी। हमसे पूछ लेता है कि भारत और चीन के बीच कौन सी मतलब सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच हो जाती है मैकमोहन रेखा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइना यानी कि CHINA। आप लोग इससे समझ जाएंगे भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। 1947 ईस्वी में दोस्तों इस सीमा आयोग का गठन किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? ये भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है, लास्ट वायसराय थे। पंजाब के प्रांत और बंगाल के प्रांत को इसको अलग करना था भारत और पाकिस्तान से। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। रेड यानी कि आप लोग रेड से याद कर लीजिए, रेड क्लिफ यानी कि खून बहा था, बहुत लाल लाल खून बहा था, रेड क्लिफ। और रेडक्लिफ यही अध्यक्ष हो जाएंगे, यही रेखा का भी नाम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 41 देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था?
हूण, सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि हूण कौन थे। हूण दोस्तों ये मध्य एशिया से आते थे। ये क्या थे? ये खानाबदोश लोग थे। मतलब ये घुमक्कड़ जाति, एक तरह से आप लोग मानिए कि इधर से उधर घूमती रहती थी। उनको खाना मिल जाता था, खाना खा लेते थे और लेटे रहते थे। और कोई मिल जाता था बस्ती वाला कि उसको परेशान करते थे, लूटते थे। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा जाता था कि बहुत ही क्रूर और नरसंहार करने वाले हूण ये मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे। ये दोस्तों 5वीं और 6वीं शताब्दी में भारत में आए थे और इन्होंने गुप्त शासन को काफ़ी परेशान भी किया था। लेकिन गुप्त शासक ने हूणों को पराजित की स्कंदगुप्त था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जिसने हूणों को पराजित भी किया था। ठीक है? जो स्कंदगुप्त था, इनका शासनकाल 455 से लेके 467 ईस्वी तक दोस्तों चला था। ठीक है? 5वीं शताब्दी की ये बात हो रही है। ठीक है? और स्कंदगुप्त इन्होंने हूणों को पराजित किया था। लेकिन हूणों ने क्या किया था? परेशान भी बहुत बहुत किया था गुप्त साम्राज्य को। ठीक है ना? तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यानी कि एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें दोस्तों दो नाम है। एक नाम है एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू ये दोस्तों क्या थे? ये भारत सचिव थे उस समय जब ये आया था। एडविन मॉन्टेग्यू, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था भारत सचिव। और जो ये चेम्सफोर्ड थे, ये चेम्सफोर्ड क्या थे? ये वायसराय थे। तो कह रहा है कि किस रिपोर्ट पर आधारित था? ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 की रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? वायसराय, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख जाता है। आजकल जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता है ना, तो थोड़ा गलत लिख जाया करता है। तो वायसराय कौन था? वायसराय थे दोस्तों चेम्सफोर्ड। और सचिव कौन था? सचिव था एडविन मॉन्टेग्यू। दो लोगों के नाम पर आधारित है। ये 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आधारित था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहां पर स्थित है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में, सोनभद्र में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये दोस्तों भारत की यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? सबसे बड़ी जरूर याद रखिएगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है। और कल दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या जिला है जो 4 राज्यों से मिलता है? 4 राज्यों से सोनभद्र मिलता है दोस्तों। ये कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है? आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। और दोस्तों ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट वाला रह गया। रिहंद नदी में बना हुआ है। ठीक है? इसमें रिहंद नदी, इसी से दोस्तों बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को। और ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? यानी कि जो एक वैवाहिक जोड़ा है, एक शादी वाला पेयर है, उससे कितने प्रजनन यानी कि कितने बच्चों का प्रजनन हो रहा है? ऑप्शन में कह रहा है कि 3.2, 2.9, 2.6 या 2.4। दोस्तों 2.4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 2.4 यानी कि 2 से अभी ज्यादा है। तो दोस्तों ये तो थोड़ी दुख की बात है। अब क्या करना है हम लोगों को कि हम दो हमारे एक, ये वाली हम लोगों को पॉलिसी लेकर के चलनी है। ठीक है? अब ये वाली पॉलिसी आप खत्म करिए कि हम दो हमारे दो। इस पॉलिसी से दोस्तों भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। लगभग हम लोग अब 150 करोड़ होने वाले हैं। दोस्तों इतने लोग हो जाएंगे तो भारत में मतलब बचेगा क्या? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? पूरा धरती का हमें लगता है कि तहस नहस कर देंगे। तो दोस्तों हम दो हमारे एक वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। लेकिन अभी एग्जाम के हिसाब से 2.4 याद रखिएगा। ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? यूपी वाले जितने भी क्वेश्चन आए करें, यूपी स्पेशल वाले, वो क्वेश्चन तो आप लोगों को अपने दिमाग में छाप लेने हैं। ठीक है? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। किस कारण से होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागर शाखा से या उत्तर पूर्व मानसून से? दोस्तों बंगाल की खाड़ी शाखा से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? बंगाल खाड़ी शाखा, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। इसी से दोस्तों क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा यानी कि मुख्यतः वर्षा इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जो उत्तर पश्चिम मानसून होता है इसको लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना के लिए एक्ट कब आया था? एक्ट आया था आरबीआई एक्ट यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 ईस्वी में।
एक्ट आता है दोस्तों पहले, उसके बाद जब एक्ट पारित हो जाता है, उसके बाद फिर आयोग की स्थापना की जाती है। मतलब उसके बाद फिर जिस चीज़ की हमको स्थापना करनी है, उस चीज़ की हम लोग स्थापना कर देते हैं, ठीक है? तो इसका पहले जब दोस्तों इसकी स्थापना 1935 में की गई, तब इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में स्थापित किया गया, ठीक है? फिर 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा, 1937 ईस्वी में चेंज किया गया था। क्वेश्चन हमसे पूछता रहता है कि बताइए, जो आरबीआई थे, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के दोस्तों फर्स्ट गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। बहुत बार, इतनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। ओसबॉर्न स्मिथ ये फर्स्ट गवर्नर थे। अभी मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले बताया था प्रेजेंट वाले गवर्नर, यानी कि 26 नंबर के गवर्नर कौन थे? वो थे दोस्तों श्री संजय मल्होत्रा जी। ठीक है? आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों से करंट में पूछ सकता है। 26 नंबर के गवर्नर आरबीआई के श्री संजय मल्होत्रा जी। मैंने आरबीआई का पूरा एनकाउंटर कर दिया, आप लोग इसको सही से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कि हमारा 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कब हुई थी? 2019 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 15,000 रुपए, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 25,000 या ऑप्शन डी 30,000। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25,000 रुपए हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 6 स्टेप्स में, यानी कि 6 चरणों में ये 25,000 रुपए दिए जाते हैं किसी भी कन्या के सुमंगल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग यानी कि एनआईटीआई, हमसे इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, यानी कि एब्रेविएशन। नीति से हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। ये क्या करता है कि भारत के लिए अच्छी-अच्छी योजनाएँ सोचता है, यानी कि टैंक के रूप में सोचता रहता है। इसका हेड कौन है? इसका हेड होता है स्वयं पीएम, यानी कि हमारे मोदी जी, जो कि मेलोनी खा रहे हैं इस समय, मतलब सॉरी मेलोडी टॉफ़ी खा रहे हैं। मेलोनी क्या खाएँगे? सॉरी गलती से निकल गया। मेलोडी टॉफ़ी, वही इसके हेड होते हैं, ठीक है? पीएम मोदी जी। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या मेलोडी टॉफ़ी खाई है या नहीं खाई है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चर्म उद्योग के लिए सबको पता है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नंबर 1 में दोस्तों आता है कानपुर, और नंबर 2 में, यानी कि सेकंड नंबर में, आगरा भी दोस्तों चर्म उद्योग के लिए फेमस हो जाता है, ठीक है ना? और क्या कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों कानपुर को। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये किसको? कानपुर को कहा जाता है, ठीक है? कानपुर को दोस्तों चमड़ा सिटी भी कहा जाता है, लेदर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है? और चर्म उद्योग के लिए तो फेमस है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था? ये दोस्तों लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 101वां संविधान संशोधन दोस्तों आया, कब आया? 101 का जब कन्यादान दिया गया 2016 ईस्वी में। उसके बाद हम लोगों ने 101 रुपए का कन्यादान दे दिया, फिर हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया गया कि अब तुम लोगों ने कन्या का दान कर दिया है, तो अब तुम्हारे ऊपर टैक्स भी लग जाएगा। क्वेश्चन हमसे इंपॉर्टेंट वाला पूछता है कि जीएसटी बिल लागू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन था? फर्स्ट राज्य हो जाता है दोस्तों असम। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है? जीएसटी बिल लागू करने वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, 44, 48 या 42। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 23 जोड़े क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से दोस्तों जो 22 जोड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सेम होते हैं, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी, यानी कि आदमियों में भी और औरत में भी। लेकिन जो लास्ट का 23rd नंबर का पेयर होता है, यही होता है दोस्तों लिंग निर्धारण वाला, यानी कि जेंडर वाला, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा जेंडर होगा, फीमेल होगा कि मेल होगा। अगर दोस्तों मेल होता है, तो मेल में क्या होते हैं? एक गुणसूत्र एक्स होता है और एक वाई होता है। अगर दोस्तों फीमेल होता है, तो फीमेल में क्या होता है कि दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। इसी वजह से फीमेल को एक्स भी कहा जाता है। एक्स एक्स से आप लोग याद रखिए, ये 23rd वाला एक्स एक्स है अगर, तो फीमेल हो जाएगी, और अगर एक्स वाई है तो मेल हो जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, 23 जोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? दोस्तों निर्वात में अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 3 इंटू
10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये होती है दोस्तों प्रकाश की गति। प्रकाश के लिए क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जितना डेंस होगा अपवर्तनांक उसको कहते हैं, यानी कि माध्यम जितना डेंस होगा उसमें उसकी गति उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से निर्वात में अपवर्तनांक यानी कि माध्यम का होता है बिल्कुल पतला होता है, तो इसकी गति सबसे ज्यादा होती है। और दोस्तों अगर ध्वनि की बात कर ले तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि दोस्तों निर्वात में त्वरण नहीं कर पाती है, ये बिल्कुल प्रकाश के उल्टा चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोविंद साहब मेला ये दोस्तों अंबेडकर नगर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिए, यूपी स्पेशल का है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अंबेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 अगस्त 1905 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। तो इसी वजह से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, कल क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आज आप लोगों को फिर से रिपीट करा दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है जिसने कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया? GUI सामान्य उपयोगिता इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी से हो जाएगा ग्राफिकल, यू से यूजर और आई से इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें टेक्स्ट मैसेज के बजाय विजुअल्स के माध्यम से बताया जाता है। टेक्स्ट के बजाय विजुअल्स यानी कि हम लोग दिखाने वाली चीजें इसमें दिखाते हैं, ठीक है ना। विजुअल्स के माध्यम से इसमें पढ़ाई कराई जाती है, दिखाया जाता है। जो कुछ भी होता है सब विजुअल्स के माध्यम से होता है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट मैसेज नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करने या असली उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? क्या कहता है कि क्रैश करने के लिए भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डीडॉस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीडॉस इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एक डी से हो जाएगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हम लोगों को क्या कह रहा है कि बांटना है यानी कि भेजना है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक डी से हो गया डिनायल, यानी कि डिनायल आप लोग कह दिए जिसको मना करना होता है, ऑफ सर्विस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि ऐसी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उसकी सर्विस डिनाई हो जाए, यानी कि मना कर दे, यानी कि कुछ ना कर पाए। ये एक प्रकार का खतरनाक साइबर हमला होता है। क्या होता है दोस्तों? खतरनाक साइबर हमला इसको आप लोग कह दीजिए। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे इंटरनेट के ट्रैफिक भेजे जाते हैं और वो हमारे नेटवर्क में आके जुड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा नेटवर्क क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है, ठीक है। खतरनाक साइबर हमला होता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना? तो दोस्तों 2006 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्च 2006 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। हमसे पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों स्थित हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों को अंजाम देने वाले विशेष बल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को आमतौर पर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जो कि आतंकवाद विरोधी होते हैं और अपहरण रोधी अभियान को अंजाम देते हैं? उसको ब्लैक कैट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये ब्लैक कलर की ड्रेस पहनते हैं, इस वजह से इनको ब्लैक कैट्स कह दिया जाता है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में दोस्तों की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1986 में। ये दोस्तों होम मिनिस्ट्री के अधीन यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, ठीक है। ये भी हमसे कभी कभी पूछता रहता है कि किसके अंडर में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, होम मिनिस्टर के, तो होम मिनिस्ट्री करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब
को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इसी यूट्यूब के माध्यम से मैं और आप आपस में क्लास देख रहे हैं। ठीक है, इसकी स्थापना यानी कि इसको कब लॉन्च किया गया था? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 लोगों ने दोस्तों इसको मिलकर के लॉन्च किया था। ये दोस्तों यूएसए की एक ऑनलाइन वीडियो ट्रांसफर वाली कंपनी है। ठीक है, फरवरी 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिए। 3 लोग कौन-कौन से थे? मैं आप लोगों को जरा लिख देता हूँ। नंबर 1 में हो जाएँगे स्टीव चेन। कौन? स्टीव चेन। नंबर 2 में हो जाएँगे चाड हर्ली। कौन है दोस्तों? चाड हर्ली। और नंबर 3 में एक हमारे मुस्लिम भाई जावेद करीम। ठीक है? ये दोस्तों तीनों लोग हो जाएँगे जिन्होंने कि यूट्यूब का आविष्कार किया और यूट्यूब को लॉन्च किया फरवरी 2005 ईस्वी में। और इसी यूट्यूब के माध्यम से इतने सारे लोग हम लोग आपस में जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, भारत के किस शहर में स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1922 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि किंग जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वो चले गए थे तो उनकी याद में की गई थी, दौरान कह रहा हूं। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यूके की कौन सी मुद्रा हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग ये यूके की हो जाएगी। डॉलर ये दोस्तों यूएसए की हो जाएगी। ठीक है, और फ्रैंक ये दोस्तों फ्रांस की हो जाएगी। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी यानी कि कैपिटल। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्यूनस आयर्स ये दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है। कहाँ की है? अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को इसको मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, ये भी याद रखिए। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। ठीक है, और ये ऑप्शन दिया हुआ था 22 जून। 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64, क्योंकि क्या करना है कि हमको क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर है। मैं जब जल्दी जल्दी फिनिश करूंगा तभी आप लोगों को कुछ मॉडल पेपर फिनिश करा पाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए। ठीक है, और अगर दोस्तों आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 64 कह रहा है कि भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप ये तो सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1900 ये क्या 15 अगस्त 1965 ईस्वी को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित हो जाएगी। इसका स्थापना किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसको कि दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसरो की स्थापना भी इन्होंने की 15 अगस्त 1965 ईस्वी को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाले विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों रोज क्वेश्चन आता है, डेली क्वेश्चन आता है घुमा फिर के। ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड टैरिफ। ठीक है, अब फिर बाद में इसकी नाम बदल के डब्ल्यूटीओ किया गया। इसके हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई यानी कि पहले भारतीय भी हैं और एशियाई व्यक्ति कौन है? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1913 ईस्वी में इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार। इनकी एक दो मतलब कविता थी गीतांजलि, इसी के लिए दोस्तों इनको
साहित्य के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ये कवि हैं, लेखक हैं और दार्शनिक भी हैं, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कितनी है? 1106 ये हो जाएगी जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य की। उसके बाद नंबर 2 में कौन आता है? नंबर 2 में आता है वेस्ट बंगाल, यानी कि उसकी कितनी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी 1028 वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर में आती है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2010 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2010 ईस्वी में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि इसके फर्स्ट हेड कौन थे? इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो हमारे रिटायर्ड जज होते हैं उनको हेड बनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट हेड थे इसके न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा। कौन थे? न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, ये दोस्तों थे फर्स्ट हेड। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ लेता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों के आधिकारिक प्रतीक यानी कि रिंग्स में कुल कितने छल्ले होते हैं जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं? ओलंपिक खेलों में कितने होते हैं? 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 होते हैं रिंग्स में टोटल छल्ले, जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? पहला नीला कलर होता है, फिर उसके बाद होता है पीला कलर, एक कलर होता है दोस्तों काला, उसके बाद होता है हरा और होता है लाल। ये क्या होता है कि आपस में जुड़े होते हैं और 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बैकग्राउंड हम लोगों से कभी-कभी पूछ लेता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा होता है? तो इसका बैकग्राउंड होता है दोस्तों व्हाइट कलर का। ठीक है? इसी व्हाइट कलर के ऊपर ये 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विशेष सशस्त्र शाखा पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है पीएसी का। यूपी पुलिस वाले अपने दिमाग में इसको छाप लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म आप लोगों से भूलने ना पाए। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। अब आगे हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कि जो इसकी स्थापना की गई वो 1948 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना विशेष कार्यों के लिए की गई, जैसे कि कहीं सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, कहीं पे बड़े मतलब क्षेत्र में मेले का आयोजन हो रहा है, जैसे संगम का मेला लगता है, अभी प्रयागराज में लगा था, यानी कि कोई वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इनका कानपुर में दौरा है, कहीं और दौरा है, तो क्या होता है कि पीएससी को इन सभी चीजों को देखने के लिए, इन सभी से निपटान के लिए पीएससी की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 70 नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी कि अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स छोटे चीजों के गॉड हैं हमारे। और इसी बुक के लिए दोस्तों इनको 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसी बुक से इन्होंने विश्व में खूब सारी प्रसिद्धि पाई है। किसने? अरुंधति रॉय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर विमेन का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महिला वाला क्वेश्चन, तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको समझ लीजिए। ठीक है, कब किया गया था गठन? 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक एक्ट आया, राष्ट्रीय महिला एक्ट। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक्ट आता है पहले, उसके बाद गठन बाद में होता है। तो राष्ट्रीय महिला एक्ट कब आया? वो आया था 1990 ईस्वी में। फिर उसी के बाद 1992 में नेशनल विमेन्स मतलब नेशनल कमीशन फॉर विमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। और दोस्तों पर डे क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? उसकी स्थापना की गई थी 1993 ईस्वी में, क्योंकि 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर उसके बाद 1993 में ये नंबर से हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कल दोस्तों क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों हंसी आ रही थी। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, अब आप लोग उसके बाद कमेंट करके बताइए कि 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को तो मैंने बता दिया राष्ट्रीय महिला दिवस, अब 14 फरवरी को आप लोग बता दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि गृह मंत्रालय
ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का नाम क्या रखा गया है? पहली है आतंकवादी रोधी नीति, यानी कि उसका नाम रखा गया है प्रहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आतंकवाद के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? प्रहार कर देंगे। ठीक है, ऐसा प्रहार करेंगे कि एक बार में ही आतंकवाद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी वजह से उसका नाम हम लोगों ने रख दिया है प्रहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 कह रहा है कि भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहां शुरू हुआ? फरवरी 2026 में कहां शुरू हुआ? दोस्तों बकलोह, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लिखा है बकलोल, लेकिन बकलोल नहीं, बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। वज्र प्रहार क्वेश्चन पूछता है कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो उसका नाम होता है वज्र प्रहार। ठीक है, और अभी 2026 में हिमाचल प्रदेश में बकलोह में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 75। लास्ट क्वेश्चन देख के खुश हो गया मैं भी, और आप लोग भी खुश हो जाइए खुशहाली रिपोर्ट से। कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 116 या ऑप्शन नंबर डी 112। दोस्तों ऑप्शन सी 116वां स्थान है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां। अभी दोस्तों 2-4 दिन पहले आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की कौन सी रैंक आई है 2026 में? वो आई है दोस्तों 157। अभी अंजना ओम कश्यप जी, जो कि उन्होंने अभी यूट्यूब वाले टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बता दिया था, तो उसी में लेकर के बहुत सारा बवाल मचा रहा। उसी में हम लोगों ने ये सब पता कर लिया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 157। अभी इसके पिछले यानी कि 2026 में इसके पहले कितनी आई थी? वो आई थी 153। कितने? आउट ऑफ 180, 180 देशों में। ठीक है, प्रेस का स्थान 157 है, तो हम लोग खुश हैं 116 नंबर में। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 75 क्वेश्चंस, मतलब 38 नंबर से लेकर 75 नंबर तक। टॉप 75 नहीं थे, मतलब 38 क्वेश्चन थे समथिंग, शायद हाँ इतने ही थे। क्योंकि क्या होता है कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है इसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के 38। ठीक है, और मैथ के 20 क्वेश्चन, और उसके बाद रीजनिंग के आ जाते हैं लास्ट के, मुझको लगता है शायद 50 क्वेश्चंस। हाँ ऐसे ही आते हैं, 150 क्वेश्चन आप लोगों को टोटल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो जीके जीएस के मैंने 38 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिए विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो अब आप लोग की बारी आ गई है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझको बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।